गणित पाद। आर्यभट्ट ब्रह्मकु शशि बुध भृगु रवि कुज गुरु कोण भगणान नमस्कृत्य आर्यभट्टस्तु इह निगदति कुसुमपुरे अभ्यचर्चितं ज्ञानम्। पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति आदि अधिष्ठित पर ब्रह्म को नमस्कार कर आर्यभट्ट इस कुसुमपुर पटना विहार के लोगों द्वारा समादृत आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ को कहते हैं। एकम दश च शतम च सहस्त्रम अयुत नियुते तथा प्रयुतम कोटि अर्बुदम च वृंदम स्थानात् स्थानम 10 गुणम स्यात्। एक, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अबुझ, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्ध। वर्गस् सम चतुरश्रस् फलं च सदृश्य द्वयस्य संवर्गस् सदृशत्रय संवर्गस् घनस् तथा द्वादश आश्रित स्यात्। जिस चतुर्भुज क्षेत्र के चारों भुजाओं और दोनों कर्ण परस्पर समान हो उसे समचतुर्भुज क्षेत्र कहते हैं। ऐसे समचतुर्भुज क्षेत्र का नाम वर्ग क्षेत्र भी है और इसके फल का नाम वर्ग क्षेत्रफल होता है। समान दो संख्याओं के परस्पर गुणन को समवर्ग कहते हैं। 2 और आधी गीतिका का अर्थ यह है। समान 3 संख्याओं के परस्पर गुणन को घन कहते हैं एवं द्वादशास्त्र क्षेत्र 12 कोण का नाम भी घन क्षेत्र है। भागम हरेत अवर्गान नित्यम द्विगुणेन वर्गमूलेन वर्गात वर्गे शुद्धे लब्धम स्थान अंतरे मूलम। इकाई के स्थान से आरंभ करके प्रत्येक दूसरे अंक के ऊपर एक बिंदु रखो। इस प्रकार पूरी राशि कई अंशों में बढ़ जाएगी। इन अंशों की संख्या से वर्गमूल के अंकों की संख्या जानी जाएगी। बाईं ओर के दाहिने अंश में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग घट सकता है उसे निर्णय करो, वही वर्गमूल का पहला अंक होगा। उसी को भाग की तरह दी हुई संख्या की दाहिनी ओर लिखो और उसके वर्ग को उसी बाईं ओर के अंश में से घटा लो। फिर बाकी पर दूसरे अंश अर्थात आगे के 2 अंकों को उतारो। इस प्रकार जो 2 राशि बनेंगी उनको भाज्य मानिए और उस भाज्य के दाहिने के अंक को छोड़कर उसी में पहली वर्गमूल संख्या के दूने का भाग दो और भागफल को उसी मूल की दाहिनी ओर भाजक की दाहिनी ओर लिखो। फिर उस भाजक को मूल के शेष अंक से गुणा करके गुणनफल को भाज्य में से घटाओ। फिर और सब अंशों को उतार कर पहले की तरह कार्य करो। अघनात् भजेत द्वितीयात् त्रिगुणेन घनस्य मूलवर्गेण
वर्गस् त्रिपूर्व गुणितस् सोध्यस्य प्रथमात् घनश्च घनात्। इकाई के स्थान से आरंभ करके प्रत्येक तीसरे अंक के ऊपर एक एक बिंदु रखकर राशि को कई एक अंशों में बांट लो। यह अंश संख्या घनमूल की अंक संख्या होगी। बाईं ओर के पहले अंश में जिस बड़ी से बड़ी संख्या का घन घट सकता हो उसको भाग की रीति के अनुसार दी हुई राशि की दाहिनी ओर लिखो। यही संख्या इष्ट घनमूल का पहला अंक होगी। पहले अंश में से मूलांश के घन को घटाओ और अंतरफल पर पास वाले दूसरे अंश को और इसे भाज्य समझो। पुनः लब्ध मूलांश के वर्ग के तिगुने को जांच भाजक समझो। भाज्य पिछले दो अंकों को छोड़कर उसमें जांच भाजक का भाग देने से मूल दूसरा अंक मिल जाएगा। मूल में जो दो अंक या कई अंक अभी मिले हैं उनको 3 से गुणा कर और गुणनफल को नए मूलांक के जो जांच भाजक द्वारा निश्चित हुआ है बाईं ओर रखो। फिर इस राशि को नए मूलांक से गुणा करो और गुणनफल को जांच भाजक के नीचे दो अंक दाहिनी ओर रखो और को जोड़ो। अब यही योगफल असल भाजक होगा। असल भाजक को उसके शेष अंक से गुणा करो और गुणनफल को भाज्य में से घटाओ। फिर अंतरफल पर पास वाले दूसरे अंश को उतारो। इस प्रकार जब तक सब अंश उतार लिए न जाएं तब तक ऊपर लिखी हुई रीति के अनुसार कार्य करो। त्रिभुजस्य फलशरीरं समदलकोटिभुजा अर्धसंवर्गस् ऊर्ध्वभुजा तदसंवर्ग अर्धं सम घनस शश अश्रित इति। त्रिभुज क्षेत्र के जो दो तुल्य दल अर्धभाग कोटि अर्थात लंब त्रिभुज के अधोगत भुजा की भूमि आधार कहते हैं। ऊपर के कोण आधार तक को लंब सूत्र उसे लंब कहते हैं। आधार के अर्धभाग को लंब से गुणन करने पर गुणनफल त्रिभुज क्षेत्र का फल होगा एवं ऊर्ध्व भुजा खेत के बीच का उपवृत्त और क्षेत्रफल का जो अर्धभाग वह घन होता है अर्थात वह क्षेत्र षडस्त्री या षडबाहु होता है अथवा यूँ समझो कि वह सब ओर से त्रिकोण होता है। समपरिणाहस्य अर्धम विष्कंभ अर्धहतम एव वृत्तफलम तद निजमूलेन हतम घन गोलफलम निर्वशेषम। संवृत्त क्षेत्र के परिधि के आधे को व्यास के आधे भाग से गुणन करने पर गुणनफल वृत्त क्षेत्र का फल होगा। 6 एवं अधिगीति का फल है और उक्त संवृत्त क्षेत्रफल को स्वकीय मूल से गुणन करने पर स्फुट घनगोल फल होगा। आयाम गुणे पार्श्वे तदयोग हृते स्वपात लेखे विस्तर योग अर्धगुणे ज्ञेयम क्षेत्रफलम आयामे। लंब से दोनों भुजाओं को गुणन करो। गुणनफल का आधा खंड के योग से भाग दो तो भागफल स्वपात रेखा होगी अर्थात कर्णाश्रित उभय संपात रेखा होगी। उस पात रेखा को लंब रेखा से गुणन कर गुणनफल आयाम क्षेत्र का फल होगा। सर्वेषां क्षेत्राणां प्रसाद्य पार्श्वे फलं तद अभ्यासस् परिधेस् शश भाग ज्या विष्कंभ अर्धीन सा तुल्या। जिन क्षेत्रों का वर्णन यहाँ किया गया है
व जिनका वर्णन यहाँ नहीं हुआ है, ऐसे सब क्षेत्रों के दोनों भुजाओं की उपपत्ति से निश्चय करें। दोनों का अभ्यास करना चाहिए तथा क्षेत्रफल ज्ञात होगा। परिधि के छठे भाग के दो राशियों की जो जीवा ज्या वह व्यास के आधे के बराबर होती है। यहाँ जीवा से पूर्व जीवा पूर्ण ज्या समफन, क्योंकि आचार्य ने यहाँ अर्धज्या को पढ़ा नहीं। चतुर अधिकम शतम अष्ट गुणम द्वादशिष्ट तथा सहस्त्रणाम अयुत द्वय विष्कंभस्य आसन्नस व्रत परिणाहस। 2 अयुत 2000 परिमिति व्यास की आसन्न परिधि का परिमाण 62832 है, अर्थात 1:1:3 1496 ये गुणोत्तर हुए। इसी प्रकार त्रैराशिक द्वारा इससे न्यूनाधिक परिमिति व्यास की आसन्न परिधि का परिमाण समझना चाहिए। संवृत्त परिधिपादं छिन्द्यात् त्रिभुजात् चतुर्भुजात् च एव समचापज्या अर्धानि तु विष्कम्भ अर्धे यथा इष्टानि। युक्ति से मानी हुई रेखा द्वारा भाग देवें तो त्रिभुज और चतुर्भुज वशतः कुछ अर्धज्या सिद्ध होगी, परंतु समान अर्धचापों की अर्धज्या और व्यासार्ध के सिद्ध होने पर शेष इष्टज्या सिद्ध होती जाएगी। प्रथमात् चापज्या अर्धात् यैर ऊनम खंडितम द्वितीय अर्धम तत्प्रथम ज्या अर्ध अंशेष तेष तेष ऊनानि शेषाणि। प्रथम चाप ज्यार्ध संख्या जो ऊन है वह द्वितीय ज्यार्ध होगी। इसी प्रकार द्वितीय आदि जानना, जैसे 2-2-5 प्रथम ज्यार्ध, 2-2-4 द्वितीय, तृतीय 2-2-2 इत्यादि। प्रथम वृत्तं भ्रमेण साध्यं च चतुर्भुजं च कर्णाभ्यां साध्या जलेन समभूस अधस ऊर्ध्वं लंबकेन एव। भ्रम अर्थात प्रकार। कंपास एक किस्म के लोहे, पीतल या काष्ठ का बना हुआ यंत्र से इष्टवृत्त बनावें। प्रकार के एक नोक को इष्टवृत्त के बीच में दृढ़ कर रखें और दूसरे नोक को जितना बाह्य वृत्त क्षेत्र बनाना चाहें इतना फैलाकर चारों ओर घुमावें तो अभिष्ट वृत्त क्षेत्र बन जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज और चतुर्भुज क्षेत्र को भी अपने दो कर्णों द्वारा बनावें, अर्थात त्रिभुज की एक भुज को कर्ण मानकर इस कर्ण की बराबर एक शलाका जमीन पर रखकर अन्य दो भुजाओं की बराबर शलाका पर एक इलाके को कर्ण के आगे एवं दूसरी शलाके को कर्ण की दूसरी ओर रख दोनों भुजा वाली शलाका के साथ मिलावें तो अभिष्ट त्रिभुज होगा। इसी प्रकार चतुर्भुज को भी जानना। यदि भूमि की समता जाननी है कि भूमि बराबर है या ऊंची नीचे, तो इसको जल द्वारा ठीक करें। दृष्टि द्वारा भूमि को बराबर कर उस पर एक वृत्त लिखें, उसके बाहर 2 या 3 अंगुल अलग दूसरा वृत्त बनावें और परिधि की बीच की जगह को बराबर रख कर गड्ढा करें और इस गड्ढे को जल से भरें। यदि इसके ऊपर जल सब तरफ हो तो जानना कि पृथ्वी समतल है, और यदि जल कम दिखे तो वहाँ जगह ऊंची होगी, जहाँ जल अधिक हो वह जगह गहरी होगी। लंबक द्वारा पृथ्वी की ऊंचाई नीचे का ज्ञान होता है। षड्कोश प्रमाण वर्गम छाया वर्गेण संयुतं कृत्वा यत् तस्य वर्गमूलं विष्कम्भ अर्धं स्ववृत्तस्य।
इस शंकु के प्रमाण वर्ग को उसकी छाया वर्ग के साथ योग करें और इसका वर्गमूल निकालें तो यह मूल इष्ट काल में स्ववृत्त मंडल का व्यासार्ध होगा। छाया के अग्रभाग से शंकु के सिर पर्यंत जो वृत्त ऊपर नीचे को है उसे स्ववृत्त कहते हैं। शंकुगुणम शंकुभुजा विवरम शंकुभुज्योर्विशेषहृतं यत् लब्धं सा छाया ज्ञेया षड्कोश स्वमूलात् ही। इष्ट शंकु और भुज दीप यष्टि के अंतर को अंतराल बीच की जगह भूमि कहते हैं। उस अंतराल भूमि को शंकु की उन्नति मान से गुणा करें और शंकु मान को भुजा में से घटाकर फल जो विशेष बची हुई दीपोपनति है उसी भाग देवें। भागफल छायामान होगा। उदाहरण जैसे दीप की उन्नति 32, शंकु की उन्नति 12 और उसकी अंतराल भूमि 10 है तो छायामान क्या होगा। अब 32 में से 12 को घटाया तो शेष 20 रहा और 12 इंटू 10 120 में 20 का भाग दिया तो 6 मिला, यही छायामान हुआ। छाया गुणितम छाया अग्र विवरम ऊनेन भजितम कोटि शंकु गुणा कोटि सछाया भक्ता भुजा भवति। दीप से एक रेखागत शंकु और छाया के अग्र का जहाँ मेल होता है उसके बीच की जगह को इन दोनों में से एक छाया को घटाकर और दोनों छाया के अंतर तुल्य से भाग दें तो भागफल कोटि होगा। जो छाया गुणाकर करके मानी गई है उसके अग्र एवं दीप के मूल के बीच की भूमि वह कोटि है। उसको शंकु गणित से गुणाकर करके मानी हुई छाया से भाग देने पर भागफल भुज होता है अर्थात दीपोन्नति होती है। यश्च एव भुजावर्गस् कोटिवर्गश्च कर्णवर्गस्स वृत्ते सरसंवर्गस् अर्धज्यावर्गस्स खलु धनुषोष। भुजा का वर्ग और कोटि का वर्ग का योग कर्ण वर्ग होता है। वृत्त क्षेत्र में इष्ट चाप की जो पूर्ण ज्या उसके बीच से जो उभय पार्श्वगत शर का संवर्ग है वह धनुष का पूर्वोक्त इष्ट चाप खंड का अर्ध ज्या वर्ग होगा। ग्रास ऊने द्वे वृत्ते ग्रास गुणे भाजयेत पृथक्त्वेन ग्रास ऊन योग लब्धो संपात शरो परस्पर तस्। वृत्त और परिधि भाग के अंतर्गत स्थान को ग्रास कहते हैं। उस ग्रास से हीन दोनों वृत्तों को अलग ग्रास मान करके गुणा कर पृथक भाग देवें। ग्रासीन एवं वृत्त योग द्वारा भाग देने पर दो संपात शर होंगे। छोटा वृत्त हो तो अधिक वृत्तशर होगा और बड़ा वृत्त हो तो अल्प वृत्तशर होगा। उदाहरण दो वृत्तों का मान 40 और ग्रास 16 और दोनों वृत्त का ग्रासन 36। 12 ग्रास गुणा 36, 36 इंटू 4 144, 12 इंटू 4 48 सही 144 बटे 48, 3 सही 48 बटे 48। इष्टम वि एकम दलितम सपूर्वम उत्तर गुणम सम्मुखम मध्यम इष्ट गुणितम इष्ट धनम तु अथवा आदि अंतम पद अर्धहतम। अब श्रेणी गणित कहते हैं। अंतर्धन लाने की रीति यह है कि पद लब्ध गच्छ में से एक
घटावें और शेष अंक को चाहे बढ़ती धन से गुणा करें और गुणनफल में आदि धन को जोड़ें तो अंत्य धन होगा एवं इसी अंत्य धन में आदि गुण धन को जोड़कर योगफल को दलित आधा करने से मध्य घन होगा और मध्य घन को पद से गुणा करने पर सर्वधन होगा। गच्छस अष्ट उत्तर गुणितात द्विगुण आदि उत्तर विशेष वर्ग युतात मूलम द्विगुण आदि ऊनम स्व उत्तर भजितम स्वरूप अर्धम। सर्वधन को 8 से गुणा करें और गुणनफल को पुनः चय 7 से गुणा करें और आदि धन 5 से को द्विगुणित कर उस स्थान में चय 7 के साथ परस्पर अंतर करने पर जो शेष रहे उसका वर्ग करें, उसे उक्त सर्वधन में जोड़कर उसका वर्गमूल निकालें एवं इस वर्गमूल में द्विगुणित आदि धन 10 को घटावें और शेष को चय से 7 भाग देवें और भागफल में रूप 9 जोड़ें और योगफल को दलित आधा करें। यह आदि संख्या गच्छ का परिणाम होगा। एक उत्तर आदि उपचितेश गच्छ आदि एक उत्तर त्रिसंवर्गस शश भक्तस शश्चिति घनस स एक पद घनस विमूलस वा। प्रथम राशि को गच्छ कहते हैं। इसमें एक जोड़ने से द्वितीय राशि होती है, द्वितीय राशि में एक जोड़ने से तीसरी राशि होती है और इन तीनों संवर्ग को 6 से भाग देने पर चिति घन संकलित घन होता है। प्रथम राशि में एक जोड़कर इसी को घन करें, घनफल में पद को घटा कर 6 से भाग देने पर चिति घन होता है। स एक सगच्छ पदानां क्रमात् संवर्गितस्य षष्ठस अंशस वर्ग चिति घनस सस भवेत् चिति वर्गस घन चिति घनश्च। केवल पद में एक जोड़ने से पहली राशि, एक युक्त पद में एक जोड़ने द्वितीय राशि, इन तीनों को क्रम से गुणा करें। इस प्रकार 3 बार गुणा कर छठा भाग वर्ग क्षिति घन होता है और एक आदि संकलित का वर्ग घन क्षिति घन होता है। संपर्कस्य हि वर्गात् विशोधयेत एव वर्ग संपर्कम यत तस्य भवति अर्धम विद्यात् गुणकार संवर्गम। गुण और गुणात्मक राशियों के योग के वर्ग को उन्हीं दो राशियों के वर्ग के योग में से वर्गयोग घटावें, उसमें जो शेष रहे उसका आधा गुण होगा और गुणात्मक राशि का संवर्ग होगा। द्विकृति गुणात् संवर्गात् द्वि अंतर्वर्गेण संयुतात मूलम अंतर्युक्तम हीनम तद गुणकार द्वयम दलितम। दो राशियों के संवर्ग को 4 से गुणा करें और दोनों के अंतर्वर्ग को उक्त गुणनफल में जोड़ें और उसका वर्गमूल निकालकर 2 अलग अलग स्थानों में रखें। एक में दोनों राशि के अंतर को घटावें और दूसरे में राशि के अंतर को जोड़ें तो 2 गुणकार राशि होंगी। मूल फलम सफलम काल मूल गुणम अर्धमूल कृतयुक्तम तदमूलम मूल ऊर्ध ऊनम काल हृतम स्व मूल फलम। जो रुपया उधार लिया जाता है उसे मूलधन या असल रुपया कहते हैं और महाजन जो दिने हुए मूलधन से काम लेने के बदले में जो कुछ अधिक दिया जाता है उसे सूद ब्याज वृद्धि या मूलफल कहते हैं और ब्याज सहित धन को सफल या मिश्र धन या सर्वधन कहते हैं। सर्वधन को इष्टकाल से गुणा करें और पुनः इसको मूलधन से गुणा करें।
मूल 100 के आधे को 50 वर्ग कर उसमें जोड़ें और इसका वर्गमूल निकालें। उस मूल को मूलधन के आधे से घटावें और शेष को इष्टकाल से भाग देवें। भागफल इष्ट धन का ब्याज होगा। त्रैराशिक फल राशिम तम अथ इच्छा राशिना हतम कृत्वा लब्धम प्रमाण भजितम तस्मात् इच्छा फलम इदम स्यात्। पहली राशि को प्रथम राशि, दूसरी को फल राशि और तीसरी को इच्छा राशि कहते हैं। फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करने और प्रमाण राशि से भाग देवें तो भागफल इच्छा राशि होगी। छेदास परस्पर हतास भवन्ति गुणकार भाग हाराणाम छेद गुणम सछेदम परस्परम तत् सवर्णत्वम। गुणा एवं गुण्य को परस्पर गुणा करना यहाँ गुणाकार शब्द से विवक्षित है, अर्थात हार्य के छेद को हारक से गुणा करने पर हारक होता है, हारक के छेद को हार्य से गुणा करने पर हार्य होता है। छेद सहित अंश को परस्पर प्रेत गुणा करें, अर्थात उस अंश और उस छेद को स्वकीय को छोड़ अन्य के छेद्य के साथ क्रम से गुणा करें। इसी को सवर्गीकरण या समच्छेद कहते हैं। गुणकारास भाग हरास्ते भवन्ति गुणकारास यस विक्षेपस सस अपचयस छेपस च विपरीते। दृश्य राशि द्वारा अदृष्ट राशि के लाने को व्यस्त विधि कहते हैं। उदृष्ट राशि में जो गुणाकार वह भाग हार होता है, हार कुछ होता है, शेप अपचय होता है और अपचय शेप होता है। इस प्रकार विपरीत व्यस्त विधि में होता है। राशि ऊनम गच्छ धनम पिंडितम पृथक्त्वेन वि एकेन पदेन हृतम सर्वधनम तत् भवति एवं। अनेक राशियों में से एक को छोड़ अवशिष्ट राशियों का योग करें, योगफल गच्छ धन होता है। इसी प्रकार एक एक इतर राशियों का योग कर भिन्न रखता जावें और पुनः पृथक रखी हुई राशियों का एकत्र योग करें और सब राशियों में से एक घटाकर शेष राशि जितनी हो उसे उक्त संघ योग में भाग देवें तो भागफल सब संघों का एक संघघन होगा। पुनः इसमें क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी राशि को घटा देने से एक एक संघघन होता जाएगा। गुलिका अंतरेण विभजेत द्वयोस पुरुषयोस तुरूपक विशेषम लब्धम गुलिका मूल्यम यदि अर्थकृतम भवति तुल्यम। गो आदि द्रव्य का नाम गुलिका और स्वर्ण आदि द्रव्य के पद आदि का नाम रूपक है। दो रूपक संज्ञक द्रव्यों में जो विशेष हो उसमें न्यून को घटाकर शेष से भाग दें। भागफल एक दो गौ का मूल्य होगा। जहाँ दोनों पुरुषों को अपने अपने गौ के मूल्य का योग तुल्य हो वहाँ यह नियत होगा। भक्ते विलोम विवरे गति योगेन अनुलोम विवरे दो गति अंतरेण लब्धो द्वियोग कालो अतीत ऐश्यो। जिन दो ग्रहों का योग जानना है उनमें से यदि शीघ्रगामी ग्रह की अपेक्षा अधिक हो तो योग गत हुआ इष्टकाल से पहले, और मंदगामी ग्रह शीघ्रगामी ग्रह की अपेक्षा अधिक हो तो योग भावी इष्टकाल से पीछे जानना। यह नियम दो पूर्वगामी ग्रहों के लिए है और वक्रगामी ग्रहों का उसके उल्टा होता है, अर्थात वक्री टेढ़ा चलने वाला मंदगामी ग्रह की अपेक्षा वक्र शीघ्रगामी ग्रह अधिक हो तो योग भावी एवं वक्री शीघ्रगामी ग्रह की अपेक्षा वक्री मंदगामी ग्रह अधिक हो तो योग
बीत गया जानना, और दोनों ग्रहों में से एक वक्री एवं दूसरा पूर्वगामी ग्रह हो तो वक्री ग्रह से पूर्वगामी ग्रह अधिक हो तो योग गत, और पूर्वगामी ग्रह से मंदगामी ग्रह अधिक हो तो योग भावी जानना। दो इष्टकालिक ग्रहों की अंतर कला को अपनी अपनी गति कला द्वारा गुणा करें। गुणनफल में दो सरलगामी या वक्रगामी ग्रह हों, उनकी स्फुट गति के अंतर कला का भाग दें। भागफल से योग का उपरोक्त प्रकार ज्ञान होगा। अधिक अग्र भाग हारम छिन्द्यात ऊन अग्र भाग हारेण शेष परस्पर भक्तम मति गुणम अग्र अंतरे क्षिप्तम। अधस उपरि गुणितम अंत्य युज ऊन अग्र छेद भजते शेषम। अधिक अग्र छेद गुणम द्विछेद अग्रम अधिक अग्र युतम। कुंडाकार गणित इंटरमीडिएट इंकेशन दो प्रकार का होता है, एक जो निरग्र गुणाकार और दूसरे का साग्र गुणाकार कहते हैं। किसी गुणाकार से गुणाकर भाजक द्वारा भाग देने पर जो शेष रहता है, उस शेष एवं भाज्य भाजक द्वारा उस शेष प्रद गुण कारक राशि के लाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे निरग्र गुणाकार कहते हैं। इस प्रकार लाया हुआ वह गुणाकार यदि पूर्व गुणाकार से भिन्न हो तो उसमें स्वहार देने से पूर्व गुणाकार सिद्ध होता है। जहाँ एक ही राशि से दो भाज्य गुणित हों एवं दो भाजक से भाग देने पर जो शेष रहता है, वहाँ उनसे एवं भाज्य भाजक से उन दो के दोनों छेद एवं दोनों गुणाकार निरग्र विधि से लाने पर यदि दोनों गुणकार भिन्न हो तो उनसे एवं उनके दोनों हारकों से पूर्व गुणाकार लाने के लिए जो कर्म शेष रहता है उसका नाम साग्र गुणाकार है। और दोनों शेषों से जो दो गुणाकार लाए उनमें से जो अधिक होता है उसे अधिकाग्र एवं जो न्यून होता है उसे कनाग्र कहते हैं। इति गणितपाद।